Hello students and welcome to the another session of quick revision classes. Okay, so मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आपको क्विकली जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका मैं आपको रिवीजन दे रहा हूँ. तो फर्स्ट चैप्टर हमने ओसी का किया है. हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने किया ऑफ हेनरी फेयर्स. अब हम आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी पे, और ये थियोरी है वो दिया है फेडरिक विंसलो टेलर्स ने. ओके, टेलर ने, FW टेलर से इनका जन्म हुआ है 1856 में. ओके, और वो एक अमेरिकन थे जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ मशीनिस्ट. ओके, इन मिडवेल स्टील वर्क्स, फिलाडेल्फिया की जगह है वो, वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया और एक बहुत हार्ड वर्क के बाद वहाँ पे एक चीफ इंजीनियर बने. अब इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सी, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर है. फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फेयर है. तो ये दो क्वेश्चन जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स MCQs के वहाँ पे ये पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है. अब इन्होंने अपनी साइंटिफिक थियोरी में उन्होंने मैनेजमेंट के जो सिद्धांत जो प्रिंसिपल्स है उसको थोड़ा और उन्होंने मॉडिफाई किया, थोड़ा और अच्छे से उनको और समझाया गया. तो उन्होंने कहा कि जो उनकी जो मैनेजमेंट थियोरी है वो बेस्ड है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पे. मतलब एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब कुछ इन्वॉल्व उन्होंने अपनी थियोरी में किया है. ओके, सो हम लोग देखते हैं कि थियोरी इनकी कहती क्या है. तो लेट्स गो टू द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये जो मैंने हाईलाइट किया है वो आपको गो थ्रू करना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उसका डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं. तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन सेज scientific management consists of knowing what you मतलब मैनेजमेंट want men to do exactly. मतलब आप एज अ मैनेजमेंट क्या चाहते हो कि आपके लोग, आपके मैन, आपके लेबर्स, आपके एम्प्लॉयज वो क्या करे, एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर. और फिर देखना क्या वो काम जो वो कर रहे हैं वो बेस्ट तरीके से होना चाहिए और चीपेस्ट मतलब कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए. ये उनका एक डेफिनेशन है. अब आते हैं हम प्रिंसिपल पे, तो हम क्विकली इसको गो थ्रू करेंगे. ओके, तो फर्स्ट इज साइंस. पहले वो कहते हैं साइंस है, नॉट रूल ऑफ थंब. इसका मतलब क्या है? सी, रूल ऑफ थंब क्या होता है? ऐसा डिसीजन जो हम पर्सनल जजमेंट्स के ऊपर लेते हैं. कोई मैनेजर उनकी पर्सनल सोच, पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से वो कोई डिसीजन ले रहे हैं, वो होता है रूल ऑफ थंब. ये यहाँ कहते हैं ये रूल अप्लाई नहीं करना है. हमें क्या रूल अप्लाई करना है? हमें रूल अप्लाई करना है ऑफ साइंस. तो साइंस कहना ही चाहता है कि आप साइंटिफिक एनालिसिस हो, हर एक काम का प्रॉपरली एनालिसिस किया जाए कि ये काम कैसे हो रहा है. ओके, ट्रायल एंड एरर मेथड ना हो. मतलब पहले आपने ट्राई किया फिर आपको मिस्टेक पता चली, वैसा ना हो. प्रॉपरली साइंटिफिकली प्रॉपरली आपको उसको एनालाइज करना है आपका काम, और फिर उसको कंटिन्यू करना है. तो एक काम को कितना टाइम चाहिए, ओके, कितने उसको लेबर चाहिए, कितने उनको लेबर से कितना आउटपुट चाहिए, ये सब हमें साइंटिफिक पार्ट में आता है. ओके, इससे क्या फ़ायदा होता है? देखो, मैनेजमेंट का टाइम बचता है. मैनेजमेंट पहले ही क्लियर है कि इतना मेरा रिसोर्स है, ओके, मुझे इतना आउटपुट चाहिए. सो मैनेजमेंट विल बी क्लियर उनको क्या करना है क्या नहीं. तो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा. इवन स्मॉल से स्मॉल काम में वो कहते हैं कि यहाँ पे ये रूल अप्लाई करना है हमको. ओके, स्मॉल से स्मॉल काम जैसे कि लोडिंग आयरन शीट्स इनटू बॉक्स कास्ट, ओके, कैन बी साइंटिफिकली प्लान. सब कुछ प्लानिंग के साथ करना है. उसके बाद सेकेंड पार्ट वो कह रहे हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए. ओके, मैनेजमेंट को और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे लोग जो है आपस में मिल के काम करें. अगर सबका एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, एक ही कॉमन गोल होगा और सब मिलजुल के कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, तभी जाके एक मैनेजमेंट और एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो सकती है. ओके, उसके बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकती है. थर्ड है मेंटल रेवोल्यूशन. सी, मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है कि आपका एटीट्यूड क्या है. ओके, तो यहाँ वो कहते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो ये चाहता है कि जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयज़ है उनका एटीट्यूड चेंज हो जाए. ओके, और मैनेजमेंट का भी एटीट्यूड चेंज हो जाए. एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट दोनों का एटीट्यूड एक दूसरे को लेके पॉजिटिव होना चाहिए. दोनों को ये पता होना चाहिए कि दोनों, एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और मैनेजमेंट, ये दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर हमारे बीच में ही एक प्रॉपर एक सोच, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है,
तभी जाके हमारे काम हो सकता है, तभी हमारी फर्म है वो ग्रो हो सकती है, जहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी मिल सकती है, जिससे हमें प्रॉफिट अर्न हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पे एक मैनेजमेंट और एक एम्प्लॉयज़ को वर्क करना चाहिए एज ए टीम, एज ए यूनिट। ओके, म्यूचुअल कॉपरेशन, कॉमन कॉपरेशन उनके बीच में होना चाहिए, टीम स्पिरिट, भरोसा, ट्रस्ट, ये सब वहाँ पे होना चाहिए। सी, मैनेजमेंट के अंदर या एम्प्लॉयज़ के अंदर इंटरनल कंपटीशन होना कोई ख़राब बात नहीं है। कंपटीशन से क्या होता है, इसमें दो एम्प्लॉयज़ है, ए एंड बी, दोनों अपना बेस्ट काम कर रहे हैं, एक को एक से आगे निकलना है, ओके, दूसरे को एक से आगे निकलना है, दोनों अपना बेस्ट दे रहे हैं, और ये जो बेस्ट है उसका फ़ायदा हो रहा है कंपनी को। हाँ, बट वो हेल्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है हमको, कोई कॉपरेशन के साथ काम करना है और अच्छे से काम करना है यहाँ पे। उसके बाद, और हाँ, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी ध्यान देना, अगर मैनेजमेंट आपको कहते हैं ना फ्रीडम दे रही है, आपको कॉपरेट करने के लिए मौका दे रही है, तो यहाँ पे काम बनता है एम्प्लॉयज़ का भी कि वो स्ट्राइक्स ना करे, ओके, कोई बेकार के आर्ग्यूमेंट्स पे ना लग जाए मैनेजमेंट के साथ, और सबको अच्छे से ट्रीट किया जाए। दोनों एक दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है एम्प्लॉयज़। इसके बिना कोई भी कंपनी हो, चाहे छोटी हो कि बड़ी हो, वो चल नहीं सकती है। देन फिफ्थ पॉइंट इज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, जैसे हमें पता है कि प्रॉपरली जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना चाहिए बिटवीन मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय। जो प्लानिंग है, जो प्लानिंग होती है, बड़ी प्लानिंग होती है, वो टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट करती है। ओके, वो प्लानिंग करेंगे प्रॉपरली कैसे काम करना है, क्या क्या काम करना है, और जो मैनेजर्स है वो आगे जाके कम्युनिकेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, कि आपको कैसे काम करना है। लेकिन यहाँ पे ओके, मैनेजर्स को भी वो एम्प्लॉयज़ को हेल्प करना है, एनकरेज करना है, फिर तभी वो एम्प्लॉयज़ से बेस्ट निकलेगा। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाना है हमें, तभी जाके वो काम अच्छे से कर पाएंगे। 6 पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। सी, एम्प्लॉयर मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो, एम्प्लॉयज़ मतलब जो काम कर रहे लोग वो। जैसे कि ये कंपनी है, ले लो टाटा ग्रुप। ओके, टाटा ग्रुप ने मिस्टर ए को जॉब पे रखा, मिस्टर ए को जॉब पे रखा, तो जो मिस्टर ए है वो एम्प्लॉय कहलाएगा, और टाटा ग्रुप क्या होगा, एम्प्लॉयर कहलाएगा। तो यहाँ पे एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ओके, उनको रेगुलर गाइडेंस प्रोवाइड करना है, तभी जाके एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर एम्प्लॉय आप प्रॉपरली ट्रेंड, तभी वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली आपकी कंपनी को टॉप पे लेके जाएंगे। तो अगर एम्प्लॉयर में भी वो टैलेंट होना चाहिए, वो स्किल्स होना चाहिए, उन्हें वो पता होना चाहिए कि मुझे कैसे ट्रेन करना है मेरे ग्रुप ऑफ मेंबर्स को, मेरे एम्प्लॉयज़ को, तभी जाके एक फर्म का, एक ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होता है। ओके, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट आंसर है एग्ज़ाम के लिए। 6 पॉइंट्स है इसके, जिसको मैंने आपको क्विकली एक रिवीजन करवा दिया है, तो इसको आपको करना है एग्ज़ाम के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आंसर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, लाइफ लॉन्ग ये आपको काम आ सकता है। सो लेट्स मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।